अध्यक्ष महोदय, ये जो आजकल नई अप्रोच रखी है भारत सरकार ने, जिसमें क्या किया है, जितनी CSS योजनाएं हैं वो और अन्य योजनाओं का पैसा जो है, जैसे JJM है, ये पैसा पहले समेकित फंड, समेकित निधि में होता था पहले पैसा। आप तो लंबे लंबे मंत्री भी रहे हैं, आप लोग भी रहे हैं, तो कम से कम कॉन्सोलिडेटेड फंड में होता है तो आप उसको यूज कर सकते हो। टाइम पे पेमेंट करना है काम के बदले या कोई खर्च करना है स्कीम के पेटे, आपने क्या किया, स्टेट नोडल बैंक अकाउंट खोलो, अलग से खोलो, उसमें पैसा ट्रांसफर करो, जितने PD अकाउंट का पैसा है उसमें ट्रांसफर करो, कमाने। और JJM का पैसा भी बैंक का अकाउंट खोल के उसमें डालो। अरे स्टेट गवर्नमेंट का समेकित निधि फंड बना होता है, वो यूज कर सकते हैं, वापस डाल सकते हैं उसके अंदर। बस तमाम CSS योजनाएं हो और चाहे वन योजना हो, सब पैसा उसके अंदर जा रहा है। तो इसमें क्या है, नुकसान क्या है, ये पैसा आइडियल पड़ा रहेगा वहां पर बैंकों के अंदर, कोई फायदा नहीं उसका। लिक्विडिटी होती है सरकार की, वो खत्म हो गई और पेमेंट टाइम पे नहीं हो पाएंगे और ब्याज अलग देना पड़ेगा। जब आपने वहां जमा करवा दिया HNE के अंदर, स्टेट नोडल बैंक अकाउंट के अंदर, बैंक के अकाउंट में, तो हमें फिर उधार लेना पड़ेगा लॉन्ग टर्म, उसका अलग ब्याज भरो। तो नुकसान ही नुकसान है। फिर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भारत सरकार से, भारत सरकार हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। चाहे वो नरेगा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास, समग्र शिक्षा विभाग, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, सबका पैसा बैंकों में जमा कराओ। तो इतना अविश्वास भारत सरकार का राज्यों में क्यों है, ये मैं पूछना चाहता हूँ नेता प्रतिनिधि महोदय, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कोई जवाब है आपके पास में? किसी के पास नहीं है। क्योंकि तरीका क्या है, आप बैंकों में क्यों जमा करवा रहे हो भाई, समझ के पड़े। अध्यक्ष महोदय, GST कंपनसेशन, अध्यक्ष महोदय, उसके अंदर GST पहला टाइम में मिलता नहीं है, के बाद देरी हो जाती है। हमारी मांग है GST को आप 5 साल और बढ़ाओ, क्योंकि वो उन्होंने जो है GST के अंतर्गत पैसा टाइम पे मिल नहीं रहा हमें और कम भी कर रहे हैं उसको। हमारी मांग ये है कि जब सेस लगा दिया आपने देश के अंदर, तो हमारी मांग क्यों नहीं मान रहे हैं? अगर आप 5 साल बढ़ाएंगे, क्योंकि नए एक्ट बना है, नए एक्ट के अंदर राज्य सरकार की तमाम कर वसूली खत्म हो गई है, उसके अंदर अगर ये समाप्त हो जाएगा 22 के अंदर, तो हमें तकलीफ होगी, राज्यों के काम कैसे चलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसमें भी आप विचार करें, कम से कम एक ओपिनियन बनाने में आपकी बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है विपक्ष की भी, कि भाई राजस्थानी जनता क्या सोचती है, राजस्थानी सरकार क्या सोचती है। ये फीडबैक आता है हाईकमांड के पास में, आपके हाईकमांड के पास में, तो नहीं करता असर पड़ता है। मुझे लगता है कैलाश में एक बार हिम्मत करे तो करे, बाकी तो किसी की हिम्मत लगती है मुझे दिल्ली जाके बात करने की। इस प्रकार से और भारत सरकार कोई कमी भी नहीं होगी, सेस लगा दिया है अध्यक्ष महोदय, उनको कोई कमी नहीं आने वाली है, उनको कोई भी रेवेन्यू की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि सेस लग चुका है। खाली 5 साल बढ़ा देंगे तो राज्यों का भला हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ईस्टर्न कैनाल और ये राष्ट्रीय कैनाल प्रोजेक्ट आपका है, वसुंधरा जी के वक्त का है। क्या वसुंधरा जी से आपकी इतनी बड़ी नाराजगी हो गई क्या आप मतलब उस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने के लिए आप मदद नहीं कर रहे हो? इतनी बड़ी नाराजगी है क्या आपकी? छोटी बड़ी नाराजगी तो राठौड़ साहब जब आप सरकार में थे तब भी थी, मुझे मालूम है, कोई नई बात नहीं है। ये नाराजगी कहाँ है? और इनकी नाराजगी थी नहीं। कटारिया साहब तो बड़े अच्छे संबंध थे उनके, तो हम नेता ये हैं, तो क्या कारण है कि आप बोल नहीं रहे हो? प्रधानमंत्री जयपुर आके बोलते हैं, अजमेर में बोलते हैं राष्ट्रीय दर्जा देने की बात करेंगे, और 16 योजना चल रही देश के अंदर, पूरा पैरा भारत सरकार दे रही। अभी यूपी चुनाव आए,
कैन बेतवा योजना लागू कर दी मध्य प्रदेश यूपी की, तो इतना हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो? और आपका केंद्रीय मंत्री भी राजस्थान का है। अब पता नहीं भावी उम्मीदवार वो है, वसुंधरा जी है, हमारे नेता कटारिया साहब जैसे भले आदमी हैं, राठौड़ साहब है, मेघवाल साहब है, या वो आज आए नहीं आपके, पूनिया साहब है, और कोई साहब है क्या? हाँ, ओम बिरला जी है, ओम माथुर जी है, और वो अजमेर के हमारे विधानसभा के मेंबर अजमेर देवनानी साहब हैं, और सरदार साहब भी हो सकते हैं। आप बताओ कि भाई मैं किनको कहूँ? एक देता हो तो मैं बात जाके करूँ, मैं जाके मिल लूँ, उनको पटा लूँ मैं किसी ढंग से, भाई साथ चलो, साथ चलो। 13 जिले अध्यक्ष महोदय, 13 जिलों का मामला है ये। वो सिंचाई का पानी का मामला है, और हम दम लगा देंगे सब लोग मिलकर के, सब मिलकर दिल्ली जाना, दिल्ली जाएंगे हम लोग, जाना पड़ेगा वहां भी जाएंगे, प्रधानमंत्री दबाव डालेंगे कि आप कृपा करके राष्ट्रीय योजना घोषित करो, वरना आप लोग 13 जिलों में साफ हो जाएंगे अगले चुनाव के अंदर। देखना, ध्यान रखना आप लोग। वादा करने के बाद नहीं कर रहे आप लोग। अब बताइए, सीकर झुंझुनू है, यमुना का पानी आना है, केंद्र को कोई मतलब ही नहीं है। अरे झुंझुनू सीकर कुमार हमारी योजना तभी लागू होगी, तभी वहां पानी आ पाएगा पूरा, वरना इंदिरा गांधी के साथ थोड़ा बहुत लेते रहो भले ही, कैसे काम चलेगा बताओ? कोई मतलब नहीं आप लोगों को। 25 लोग बैठो जीत करके दिल्ली के अंदर। अरे आप कटारिया साहब, आपकी तो मान सम्मान पार्टी के अंदर भी है, आप तो RSS कहते कि भी व्यक्तित्व के धनी हो, आपकी बात को कौन टाल सकता है? आप कहने हिम्मत ही नहीं करते हो। आप जाके बैठ जाओ प्राइम मिनिस्टर, ऐसी क्या बात है? वो क्या बिगाड़ लेंगे आपका? बैठ जाओ जाकर के, भाई मेरे दादी का मामला है इसलिए मैं आपको आया हूँ, वो आपकी मान सम्मान भी करेंगे आपका। अगर आपका भय घुस गया अंदर, भय को निकालो, घुस जाओ वहां जाकर के, टाइम मांगो जाकर के। मुझे विश्वास है कि आपकी बात का वजन होगा। वसुंधरा जी का हो कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है, आपकी बात का वजन होगा, क्योंकि आप कैडर के आदमी हो, वो भी पहचान गए हुए हैं। आप कहेंगे तो हम सब की भावना हाउस की तरफ जाके कहिएगा कि मेरी पोस्ट ओपन हो रही है वहां हाउस के अंदर, कृपा करके राष्ट्रीय योजना घोषित करो, ये आप जाके कहिएगा। अध्यक्ष महोदय, NK सिंह साहब जो थे, जो फाइनेंस कमेटी चेयरमैन थे राजस्थान में, उनके ससुराल है जोधपुर के अंदर, उन्होंने जो है खुद ने इंटरेस्ट लिया एज ए फाइनेंस कमेटी चेयरमैन। अध्यक्ष महोदय 10 रिकमेंडेशन स्पेशल करी राजस्थान के, 10 रिकमेंडेशन। ये तो जोधपुर में एकीकृत जल प्रबंधन, जोधपुर शहर में एलिवेटेड रोड, राजस्थान लोक स्वास्थ्य अवरचना सुदृढ़ीकरण, चिकित्सा महाविद्यालय में केंद्रों के साथ विषाणु विज्ञान अवरचना का विकास, राजस्थान में डिजिटल विश्वविद्यालय, राजस्थान लोक कला प्रशिक्षण संस्थान जैसलमेर की स्थापना, कयासा अलवर में औद्योगिक उपनगर, प्रोजेक्ट इनिशिएटिव IIT चेन्नई के प्रोफेसर के बीच BS मूर्ति द्वारा पहल, निमराना औद्योगिक केंद्र परियोजना, पारंपरिक लोक कलाकारों और गायकों जैसे मंगनिया या कालबीला को सहायता, समाज में भेदभाव का सामना कर रही युवा सैनिकों की विधवाओं को पुनर्वास। अब 2,300 करोड़ रुपए का उन्होंने 10 प्रोजेक्ट दिए, सिफारिश कर दी। और सिफारिश किसने करी? फाइनेंस कमीशन ने करी, जिसकी मानना बाध्य होती है एक प्रकार से। आप बताइए, अब अगर आप पैरवी नहीं करोगे तो हमारी तो सुनने वाला कोई है नहीं। लोग दिया उन्होंने, सब लोग दिया, कोई नहीं दे रहे हम लोगों को। तो कृपा करके मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा, विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष से, आप आंकड़ों से बाहर आओ और जाकर दिल्ली बात करो, हमारी मदद करो, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, नरेगा में 1500 करोड़ बाकी है, मेटल कंपोनेंट का मिल नहीं रहा है, CSI की योजना में पैसा बाकी है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये हमारी, एक तो पैरवी करने वाला कोई नहीं होता, 25 मेंबर पार्लियामेंट है, 2-4 बना रखे, मंत्रियों को बना रखा है। अब उसके बाद में ही मैं समझता हूँ अगर
कोई पैरवी नहीं करेंगे तो फिर आप बताइए कैसे काम चलेगा, ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो देख महोदय, अब मैं कुछ जो माननीय सदस्यों के सुझाव मेरे पास आए हैं उसके ऊपर मैं चर्चा कुछ करना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने विश्वास किया है सरकार पर, पक्ष विपक्ष ने, पूरी जनता विश्वास कर रही है खाली कटारिया जी को छोड़ करके, तो आप बताइए कि मैं फिर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं कटारिया साहब को कन्विंस करूँगा, क्या मैं आपसे मिल के करूँ, आप मेरे घर चाय पीना आइए, मैं आप मुझे बुलाइए, मैं आ जाता हूँ, हम बैठ के बात करेंगे, मैं अधिकारियों को लेके आऊँगा और आपको कन्विंस करके रहूँगा, क्योंकि हम हमारे मित्र प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष का एक मान सम्मान करना हम सबका फर्ज है। और ये गरिमा की बात होती है कि पद व्यक्ति कोई भी हो, जो पद पे होता है हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनका मान सम्मान करें। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि जो मैंने कुछ जो मैं अपेक्षा करता हूँ केंद्र सरकार से, वो मैंने आपको ब्रीफ किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा और हम सब मिलकर कोशिश करें कैसे इसको लागू करवाएं। अध्यक्ष महोदय, कुछ मांगे आई तो मैं घोषणा करना चाहता हूँ। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर मेडिकल कॉलेजों में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधाओं को और अधिक बेहतर करने की दृष्टि से कैथ लैब स्थापित की जाएगी। शहरी क्षेत्रों में कच्ची बस्तियों और अल्प आय वर्ग के मॉलों में आमजन को अपने घर के नजदीक त्वरित निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुलभ कराने के उद्देश्य से हमने 100 जनता मोहल्ला क्लिनिक पीपी मोड पर बनाने की शुरू की थी। अभी तक सिर्फ 13 मोहल्ला क्लिनिक ही स्थापित हो सके हैं। पीपी मोड अथवा भामाशाहों के सहयोग से मोहल्ला क्लिनिक बनने की धीमी रफ्तार के चलते अब हम स्वीकार कर रहे हैं कि धीमी रफ्तार है, बताइए आप। अब हमने सरकारी धनराशि से इन्हें शुरू करने का निर्णय लेते हुए 135 मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इस कड़ी में आगामी वर्ष 100 अतिरिक्त मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना किए जाने प्रस्तावित, इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये का व्यय होगा। मैं माननीय सदस्य विधायकगणों से निवेदन करूंगा कि मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना होने वाले 90 लाख रुपए के एक बारीय खर्च में 50% राशि विधायक कोष से उपलब्ध कराने पर उनके द्वारा चयनित स्थान पर प्राथमिकता से मोहल्ला क्लिनिक स्थापित किया जाएगा। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थिति में प्रदेश के कोने कोने में चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्त आयोग की राशि से कोविड-19 के उत्पन्न परिस्थिति में प्रदेश के कोने कोने में चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्त आयोग की राशि से कोविड हेल्थ असिस्टेंट एंड कोविड हेल्थ कंसल्टेंट लगाए गए थे। आगामी वर्ष से इस कार्य हेतु एसएफसी से राशि नहीं ली जाएगी तथा इन कोविड कर्मियों के द्वारा किए गए कार्य को देखते हुए मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स का गठन करना मैं प्रस्तावित करता हूं। प्रदेश में नेत्र संग्रहण एवं नेत्र प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय में नेत्र विशेषज्ञों को केरेटोप्लास्टी का प्रशिक्षण दिए जाने के साथ साथ आगामी वर्ष में 5000 कॉर्निया कलेक्शन का कार्य किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दृष्टि से मैं विभिन्न चिकित्सा संस्थानों की सूची सदन के मेज पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय सदस्यों के इसमें सुझाव थे, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। लिस्ट बहुत लंबी, इसलिए मैं इसको सदन के मेज पर रख रहा हूं। हाल ही में रूस एवं यूक्रेन के मध्य चल रही समस्या के कारण प्रदेश में कई छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर यूक्रेन से वापस आना पड़ा। भविष्य में प्रदेश के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई प्रदेश में ही करने के अधिक अवसर प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने, वर्तमान मेडिकल कॉलेजों को विस्तार हेतु प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति लाया जाना प्रस्तावित करता हूँ। प्रदेश में उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके, इसके लिए हमारे द्वारा शुद्ध के लिए अभियान सतत रूप से चलाने के दृष्टिगत डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी स्थापित किया गया है। इस प्रकार आमजन को उचित रूप से दवाइयाँ प्राप्त हो सके।
ये और अधिक संवेदनशील बिंदु है। अतः हम इसे भी सतत रूप से चलने वाले अभियान में जोड़ेंगे। इस कारण अब मैं फूड सेफ्टी निदेशालय एवं ड्रग कंट्रोल संगठन का आमेलन करते हुए और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से वरिष्ठ IAS अधिकारियों को कमिश्नर नियुक्त करते हुए फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल कमिश्नरेट स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। प्राकृतिक योग एवं आयुर्वेद की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराने की दृष्टि से अनुभवी सामाजिक संस्था के माध्यम से जिला स्तर की सोसाइटी के तत्वाधान में पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर नाथद्वारा राजसमंद में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। मेरे पिछले कार्यकाल के वर्ष में 2010 में PBM अस्पताल बीकानेर में भामाता के सहयोग से हल्दीराम मूलचंद कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज सेंटर बनाया गया था। अब मैं इसको जन सेवा के माध्यम से कार्डियोवैस्कुलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्रमबद्ध किए जाने की घोषणा करता हूँ। मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर में 6 स्नातक UG विभागों के स्नातकोत्तर PG विभागों में क्रमबद्ध करते हुए 50 बेड क्षमता की वृद्धि की जाएगी। शिक्षा मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय स्कूल शिक्षा के ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से विद्यालयों के क्रमोन्नयन संबंधी घोषणाओं की गई थी। इस क्रम में माननीय सदस्यगण से विद्यालयों में नए विषय खोलने तथा प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सीनियर सेकेंडरी क्रमोन्नत के प्रस्ताव अत्यधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्र में इस संबंध में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष 500 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में तथा 250 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में क्रमबद्ध करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही 500 राजकीय विद्यालयों में नए विषय संख्या कायम करना भी प्रस्तुत करता हूँ। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की 12वीं तक पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसके लिए इंदिरा महिला शक्ति निधि से उनकी फीस का पुनर्वहन किए जाने की घोषणा करता हूँ। इससे प्रतिवर्ष 18,000 से अधिक बालिकाएं लाभान्वित होगी। इस हेतु 18 करोड़ रुपए का वार्षिक प्रावधान किया जाएगा। ऐसी किशोरी महिलाओं जो पारिवारिक अन्य कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय या विश्वविद्यालय नहीं जा पाती है, उन्हें डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत UG PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स आदि हेतु देय शुल्क का पुनर्वहन किया जाएगा। इस पर 15 करोड़ रुपये होंगे। प्रदेश के 254 विद्यालय जिनमें व्याख्याता के पद स्वीकृत हैं, उनमें स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय वैकल्पिक विषय के रूप में पालन किया जाएगा। आज के परिदृश्य में डिजिटल लर्निंग का महत्व बढ़ गया है। अल्प आयु वर्ग के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके, इस दृष्टि से विभिन्न विभागों का अधीन आवासीय शिक्षण संस्थानों एवं चयनित विद्यालयों में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के लिए लाइब्रेरी एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु मैं विभिन्न महाविद्यालयों की सूची सदन के पढ़ने में रखता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है पढ़ने के लिए। आज के परिवेश को देखते हुए बालिकाओं का मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त होना अति आवश्यक है। ये दृष्टि रखते हुए सरकारी स्कूलों में छात्राओं को सेल्फ डिफेंस व जागरूकता हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस वर्ष लगभग 30,000 बालिकाओं को ट्रेनिंग दी गई है। आगामी वर्ष रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभियान के तहत 2 लाख बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ। वर्ष 21-22 के बजट में महात्मा गांधी के सिद्धांत, आदर्श और दर्शन की प्रासंगिकता को ध्यान रखते हुए शांति एवं अहिंसा निदेशालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। इस निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों प्रशिक्षण आदि पर 5 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खादी क्षेत्र के कामगारों या कतीनों बुनकरों कार्यकर्ताओं को पर्याप्त पारिश्रमिक दिलाए जाने के उद्देश्य से खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत लगभग 20,000 खादी काम के लाभान्वित होंगे। इस हेतु आगामी वर्ष 18 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
कोटा, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में 31 बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दृष्टि से महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जोड़ते हुए जयपुर में महिला कोऑपरेटिव बैंक, राजस्थान महिला निधि की स्थापना आजीविका के माध्यम से करने की घोषणा करता हूँ। इस महिला बैंक के माध्यम से सदस्यों को सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकता एवं रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध हो सकेगा। प्रारंभिक रूप से इस महिला बैंक की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से 2 वर्ष में 50 करोड़ रुपये अंशदान उपलब्ध कराना जाना प्रस्तावित है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी महिला स्वयं सहायता समूह के गठन को गति देने की दृष्टि से प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह का समस्त कार्य आजीविका के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। आदिवासी बहुल्य एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार सृजन औद्योगिक विकास के क्रम में औद्योगिक इकाइयों को अपग्रेड करने हेतु जिस 22 के अंतर्गत विशेष पैकेज का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। प्रदेश में व्यापक स्तर पर खेलों का वातावरण तैयार करने के लिए गत बजट में मेरे द्वारा ग्रामीण ओलंपिक्स कराने की घोषणा की गई थी। कोरोना के कारण इस वर्ष ये खेल नहीं हो पाए। अब आगामी वर्ष ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन करने के साथ साथ राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता कराया जाना प्रस्तावित है। इसे तो लगभग 50 करोड़ रुपये आएगा। साथ ही ग्रामीण ओलंपिक्स में जिला एवं राज्य स्तर के विजेताओं को पंचायत कॉन्ट्रेक्चुअल कैडर के रिक्त पदों की भर्ती में प्राथमिकता दी जाने की घोषणा करता हूं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में ओलंपिक एशियन राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं अर्जुन व द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों, कोच के लिए आगामी वर्ष से स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन योजना लागू करना प्रस्तावित करता हूं। इसके अंतर्गत ऐसे खिलाड़ियों को 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रति माह 20,000 रुपये की पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने एवं शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माउंट आबू छिरोई में साहसिक एडवेंचर्स खेलों के लिए 10 करोड़ रुपये की लागत से एडवेंचर स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड माउंटेनियरिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक जिला स्टेडियम में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। साथ ही सभी मानसिक स्टेडियम जयपुर व बरतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम जोधपुर सहित सभी संभागीय मुख्यालयों पर स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस पर 35 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। उमरेन अलवर में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। साथ ही कुचामन, नागौर और बूंदी के खेल स्टेडियम में विकास कार्य कराए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा द्वारा मेरे द्वारा वर्ष 21-22 के बजट में प्रदेश के विमुक्त गोमंतु व अर्ध गोमंतु समुदाय के उत्थान के लिए डिनोटिफाइड टाइप्स पॉलिसी लाए जाने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में गाड़ोलिया, बंजारा, कालबेलिया, भोपा नायक, गाड़िया लोहार, पारदी, बेड़कुट, रेवाड़ी, मोगिया, सिकलीगढ़, सिगड़ीवाल, रंगा स्वामी शनि महाराज के भक्त, नाथ, भांड, राणा, बाजीगर, गुजराती, बागरिया, सांसी, कंजर, जंगलिया इत्यादि समुदाय के उत्थान एवं पुनर्वास हेतु इन्हें नवजीवन योजना में सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। एवं इनकी बस्तियों में शिक्षा के प्रसार पर विशेष कार्य किया जाएगा। भवन निर्माण की लागत में वृद्धि को देखते हुए गाड़े लोहारों के लिए संचालित महाराणा प्रताप आवास अनुदान योजना में दी जाने वाली राशि को 70,000 रुपये बढ़ाकर 1,20,000 रुपये की घोषणा करता हूँ। साथ ही गाड़े लोहारों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से स्वरोजगार हेतु कच्चा माल क्रय अनुदान योजना में 5,000 रुपये की सहायता को बढ़ाकर 10,000 रुपये की प्रस्तावित करता हूँ। राज्य में SC, ST, OBC, MBC, EBC के कॉलेज छात्रों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने अंबेडकर DBT वाउचर योजना लागू की गई थी। अब इस योजना का विस्तार करते हुए इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को भी शामिल किया जाएगा। ऐसे विशेष योग्यजन जिन्हें अपने दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे विशेष योग्यजन जिन्हें अपने दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें पेंशन राशि के अतिरिक्त 1,000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता दी जाने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में ऐसे NF SC परिवार जिनके सभी सदस्य
18 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं अथवा निःशक्त हैं तो इस कारण स्वयं राशन लेकर आने में जाने में असमर्थ हैं। उनको बिना किसी बाधा के राशन की निःशुल्क डोर स्टेप डिलीवरी के लिए योजना लागू की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के कोने कोने में NFSA परिवारों को घर के निकट ही राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से आगामी वर्ष 5000 नई राशन की दुकानें खोलने की घोषणा करता हूँ। राजकीय विद्यालय में मिड डे मील की पौष्टिकता में सुधार की दृष्टि से आगामी वर्ष सप्ताह 2 दिवस पाउडर मिल्क का उपयोग करते हुए दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु लगभग 500 करोड़ रुपये का व्यय होगा। राज्य में बिजली की सुविधा से वंचित 43,060 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आगामी 2 वर्षों में चरणबद्ध रूप से पूर्ण विद्युतीकरण किए जाने की घोषणा करता हूँ। इसके लिए 21 करोड़ 53 लाख रुपए का एक मुफ्त तथा मासिक विद्युत हेतु प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 40 करोड़ रुपए की लागत से मदरसों के आधारभूत संरचना का विकास, कंप्यूटराइजेशन, फर्नीचर व अन्य सुविधाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। वाइल्ड लाइफ सर्वेलेंस परियोजना के अंतर्गत वन्य जीव प्रजातियों की रक्षा व संरक्षण हेतु जालाना, सहिष्का, रणथंभौर, मुकंदरा में व्यवस्था की गई है। इस सुरक्षा का विस्तार करते हुए संरक्षित क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इस पर 30 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। सीकर के नानी बीड़ क्षेत्र को इको पार्क व पक्षी विहार के रूप में विकसित करने हेतु DPI बनाई जाएगी। प्रदेश में सीवरेज और कचरे की समस्या के समुचित निस्तारण के लिए कोतपुरी, जयपुर, नोखा, बीकानेर, केसरा, बूंदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, डूंगरपुर, राजसमंद एवं भरतपुर में 1000 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज में अन्य कार्य कराए जाएंगे। राजबाड़ा, चित्तौड़गढ़, पिपाट, सिटी, बिलाड़ा, जोधपुर में सीवरेज में ड्रेनेज के कार्य कराए जाएंगे। साथ ही से डूंगरगढ़, बीकानेर में सीवरेज में ड्रेनेज के कार्य तो DPI बनाई जाएगी। शपोत्रा में पानी भराव की समस्या के निस्तारण के लिए नाले का निर्माण अन्य कार्य कराए जाएंगे। शहरों में गीले कचरे को प्रोसेस, लिक्विड वेस्ट को प्रोसेस कर बायोगैस मीथेन का उत्पादन किया जाएगा। इस पर 125 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध रूप से सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी कार्य कराए जाएंगे। आधारभूत संरचना में 17 जून 1999 के बाद शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे एवं आजीविका अर्जित कर रहे आमजनों को राहत प्रदान किए जाने की दृष्टि से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A की उपधारा 8 में संशोधन कर मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार कच्ची बस्ती के आवासियों को राहत प्रदान करने की उद्देश्य से सर्वेशुदा कच्ची बस्तियों में कब्जों के नियमन की कट ऑफ डेट 15/8/9 से बढ़ाकर 31/12/21 किए जाने की घोषणा करता हूँ। पट्टे हस्तांतरण होने के पूर्ववर्ती प्रावधान में प्रशासन शहरों के संघ अभियान 21 में यह प्रावधान किया गया था कि पट्टा जारी होने के 10 वर्ष बाद ऐसा पट्टा हस्तांतरण हो सकेगा। इस 10 वर्ष की अवधि को 3 वर्ष किए जाने की घोषणा करता हूँ। 110 वर्ग गज से 200 वर्ग गज तक में अतिरिक्त कब्जेशुदा भाग के क्षेत्र की अगर 21 तक की अवधि में पर्यटकों की आवक में हुई कमी के आधार पर दे किराया मासिक लाइसेंस फीस में अनुवादिक छूट देना प्रस्तावित है। कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र में प्रदेश में बोरवट, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, नगर भरतपुर, बस्ती, चित्तौड़गढ़, बराबड़ा, शिरोई, सिकरा, दौसा, बराबड़ा, खुर्द, खंडार, सवाई माधोपुर कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। रोहटिया, मेवा, दौसा में कृषि उपज मंडी विकसित की जाएगी। ग्रामीण एवं किसान भाइयों की सुविधा हेतु मैं चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायत पर पंचायत मिनी सचिवालय स्थापित करना प्रस्तावित करता हूँ, जिससे संबंधित विभाग राजस्व, कृषि तथा ग्रामीण विकास पंचायत राज के पंचायत स्तरीय कार्मिकों को एक ही छत के नीचे लाकर सुविधा एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी। प्रथम ये कार्य उन ग्राम पंचायतों पर हाथ में ले जाएंगे
जहाँ माननीय सदस्यगण अपने MLA लेड फंड से 20 लाख रुपए स्वीकृत करेंगे। ऐसे स्थानों के लिए शेष 50% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही पंचायतों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से कॉन्टेक्चुअल सर्विस रूल्स के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 50,000 पद सृजित करते हुए पंचायत कैडर का गठन किए जाने की घोषणा करता हूँ। गैर नॉन नोटिफाइड कृषि जिन्सों एवं खाद्य पदार्थों पर मंडी शुल्क अथवा कृषक कल्याण शुल्क वसूल करने के स्थान पर मात्र 0.5% यूजर चार्ज लगाया गया था। मुझे यूजर चार्ज की राशि को कम करने के संबंध में विभिन्न मंडियों के व्यापारियों ने ज्ञापन प्राप्त हुए, अतः इस यूजर चार्जेस को 0.5 से घटाकर 0.25 किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। राज्य में काश्तकारों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से कृषि भूमि पर लगने वाले सिंचाई क्षेत्र के स्थायी लगान को भू राजस्व को खरीफ संवत 2075 वित्तीय वर्ष 18-19 से माफ किया जा चुका है। इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष 18-19 से पूर्व का भी बकाया स्थायी लगान समाप्त किए जाने की घोषणा करता हूँ। नया बास ढाणी गांव बिठोला के पार बामनवास सवाई माधोपुर अनाज नदी पर गराड़िया गागर तलाई बांसवाड़ा अनिकर निर्माण कराए जाएंगे। साथ ही किशनगंज बारा में हथवारी खिरिया लघु सिंचाई परियोजना तथा चिरालिया अनिकर की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण के कार्य कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तामड़िया चाकसू अजमेरीपुरा जयपुर और रिस्का की नाल डूंगरगढ़ के अनिकर निर्माण की DPR बनाई जाएगी। डोराई बांध चित्तौड़गढ़ की नहरों माइनर एवं LMC स्लूस के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाएगा। साथ ही माछली बांध नैनवा बूंदी ऊंचाई बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। राज्य में चरागाह भूमि के समुचित विकास एवं संरक्षण के लिए गोचर भूमि विकास बोर्ड का गठन किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में उत्तम नस्ल के गोवंश की वृद्धि हो सके, इस दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में अनुदानित दर पर सेक्स शॉर्टेज सीमेंट का उपयोग करते हुए 40 लाख आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाना प्रस्तावित है। ये तो आगामी वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। 23 फरवरी 22 को प्रस्तुत बजट में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को देय अनुदान 5 में प्रति लीटर किए जाने का सर्वत्र स्वागत किया गया था, किंतु मेरी जानकारी में आया है कि कुछ डेयरी संघों ने दूध की दर बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः इस बाबत RCDF को पाबंद किया जाएगा कि मिल्क यूनियन को निर्देशित कर दूध की दर नहीं बढ़ाया जाना सुनिश्चित करे तथा जहाँ पर बड़ी दरें लागू कर दी गई वहां पर बढ़ोतरी को विड्रॉ करे। 12 में जिला दुग्ध संघ बनाए जाने के साथ ही मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। प्रदेश की दुधारू देसी नस्लों के गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बीकानेर, जयपुर एवं उदयपुर स्थित राजकीय वेटनरी कॉलेजों में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी ETT प्रयोगशाला स्थापित करते हुए संभागीय मुख्यालय सहित जोरावर, मावर जंक्शन, पाली के पशु चिकित्सालय में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मत्स्य कृषकों की आय में वृद्धि एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सर्धन, खारे पानी में झींगा उत्पादन पर निर्यात की संभावना देखते हुए चूरू में मत्स्य विभाग का कार्यालय खोला जाएगा। चूरू में एक किला जो ढह गया है या ठहरा है उसके लिए 5 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूँ। वर्तमान में पशु चौकियों में बर्ड फ्लू आदि रोगों के डायग्नोसिस व कंफर्मेशन हेतु भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी लैब में सैंपल भी जाते हैं। प्रदेश में भी इस प्रकार की लैब की आवश्यकता को दृष्टि रखते हुए जयपुर में आधुनिक बायो सिक्योरिटी लैब 3 BSL-3 की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार में बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए मैं विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों की सूची सदन की पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश में कानून व्यवस्था व यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु मेरे द्वारा 3 मार्च 22 को प्रदेश के नगर पालिका मुख्यालय पर स्थित शेष रहे 42 SI स्तर के पुलिस थानों को 6 स्तर थानों में कम्युनिट करने की घोषणा की गई थी। अब मैं प्रदेश में समस्त पुलिस थानों को
सीआई स्तर पर बनाने की दृष्टि से शेष रहे उप निरीक्षक स्तर के 473 पुलिस थानों को निरीक्षक सीआई लेवल पर क्रमित करने की घोषणा करता हूं। गत बजट में मैंने प्रदेश में आपराधिक प्रकरणों के समयबद्ध एवं प्रभावी अनुसंधान हेतु सहायक उप निरीक्षक के पदों को कांस्टेबल पदों के क्रमोन्नयन से बढ़ाकर 10,000 किए जाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में अब मैं कांस्टेबल पदों के क्रमोन्नयन से 2,000 और सहायक उप निरीक्षक ASI के पद और बढ़ाया जाना पसंद करता हूँ। पुलिस थानों में महिलाओं की उपस्थिति और अधिक बढ़ाने के दृष्टिगत महिला ASI का कैडर गठित कर इनमें से 1,000 पद महिला ASI के लिए निर्धारित किए जाने की घोषणा करता हूँ। मेरे द्वारा 23 फरवरी 22 को बजट प्रस्तुत करते समय 10,000 होमगार्ड्स को राजकीय कार्यालय में लॉजिस्टिकल कार्यों हेतु लिए जाने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में आगामी वर्ष में लगभग 2,000 अतिरिक्त होमगार्ड जवानों को कानून, यातायात व्यवस्था व अन्य कार्यों के लिए तैनात किया जाएगा। सुरक्षित परिवहन व्यवस्था हेतु विशेषकर महिलाओं के लिए राज्य में संचालित यात्री वाहनों, बस, टैक्सी व एम्बुलेंस में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस एवं पैनिक बटन की व्यवस्था शुरू करते हुए कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से मैं विभिन्न पुलिस थाना चौकियों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश की लगभग 25 सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जेल्स घनी आबादी के मध्य स्थित है, जिससे जहां एक और ऐसी जेलों की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता, वहीं दूसरी ओर स्थानीय कमी के कारण बंदियों को समुचित सुविधाएं नहीं मिल पाती है। ऐसी जेलों को घनी आबादी से प्रत्येक खुली जगहों पर स्थानांतरित करने के लिए सभी 25 जेलों के लिए DPR बनाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इन जगहों पर वैकल्पिक उपयोग की भी DPR के माध्यम से तय किया जाएगा। आम जनता को सुगम व त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए भरतपुर में वाणिज्यिक न्यायालय खोला जाएगा। चिमलवाड़ा, डूंगरपुर व जायल नागौर में अपर जिला एवं सेशन कार्यालय के कैंप कोर्ट खोले जाएंगे। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय कोर्ट कैंप कुशलगढ़, बांसवाड़ा को स्थापित किया जाएगा। आहोर जालोर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोला जाएगा। सुशासन हमारे द्वारा विभिन्न विभागों की सेवाएं आमजन को प्रदेश के कोने कोने में मिल सके, इसके लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषकर प्रदेश के दूरस्थ हिस्से में भी चिकित्सा शिक्षा की समुचित सुविधा प्राप्त हो सके, यह आम आदमी का हक है। ऐसा मेरा मानना है कि इस दृष्टि से आगामी वर्ष सभी लगभग 3,500 चिकित्सा संस्थानों, लगभग 70,000 राजकीय विद्यालय में रिपेयर मेंटेनेंस सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही समस्त चिकित्सा संस्थानों में सुलभ संस्था के माध्यम से शौचालय का रखरखाव किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य करने के 200 करोड़ रुपये किए जाएंगे। ऐसे परिवार जिनमें सिर्फ दिव्यांग, विधवा, बुजुर्ग सदस्य ही हैं, वे सरकारी कल्याणकारी योजना का समुचित लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं रहे। उनके लिए मैं मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इस योजना के अंतर्गत यदि ऐसा चयनित परिवार टोल फ्री CM हेल्पलाइन 181 पर फोन मात्र कर देगा तो हमारा सेवा प्रेरक सर्विस फैसिलिटेटर घर जाकर राशन हेतु नाम जुड़वाना, जाति मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, पालनार सहित विभिन्न योजनाओं का पात्रता होने पर लाभ स्वीकृत कराया जाना सुनिश्चित कर सकेगा। साथ ही राज्य सरकार योजनाओं से कोई परिवार वंचित न रहे, इस हेतु योजना के प्रचार एवं उनकी जानकारी प्रभावी रूप से प्रदान करने के दृष्टिगत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें ग्रामवासियों और लाभार्थियों से संवाद कर नुक्कड़ नाटक, सामग्री वितरण, प्रश्नोत्तरी आदि के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आमजन को जागरूक करने में पत्रकार साथियों की महत्वपूर्ण भूमिका आमजन को जागरूक करने में पत्रकार साथियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान रखते हुए इन्हें भी समुचित सामाजिक सुरक्षा मिल सके, इस दृष्टि से मेरे द्वारा पत्रकारों हेतु पेंशन तथा निःशुल्क चिकित्सा का प्रावधान किया गया था। इसी कड़ी में अब मैं आगामी वर्ष से राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोर्स से पत्रकार साथियों के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ।
विभिन्न विभागों में भामाशाह ट्रस्ट सोसाइटी एनजीओ द्वारा सहभागिता से कराए जाने वाले जन उपयोगी कार्यों जिनमें ऐसी संस्था की सहभागिता 50% अथवा अधिक है कि क्रियान्वयन उनके द्वारा ही करवाने हेतु आरटीपीपी नियम 2013 में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। वर्तमान समय में विभिन्न आर्थिक अपराधों यथा भूमि पर कब्जा, रियल एस्टेट, बैंक, बीमा, जमाबंदी, धोखाधड़ी, झूठे दिवालियापन, मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी कंपनियों के गठन आदि के कारण आम आदमी अपनी गाड़ी कमाई से हाथ धो बैठता है। कुछ समय से कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी स्कीम जैसी घटनाएं बढ़ी है और आम आदमी को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूंगा कि वे इनकी ठगी का शिकार न बने। जन सामान्य को त्वरित कार्रवाई के माध्यम से शीघ्र न्याय दिलाया जा सके, इसे तो मैं वित्त विभाग के अधीन डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस बनाए जाने की घोषणा करता हूं। जयपुर शहर में गृह निर्माण समितियों द्वारा अनाधिकृत पट्टे दिए जाने की गंभीर समस्या बनी हुई है। इससे जहां एक और शहर के सुनियोजित विकास में बाधा आती है, वहीं आम जन के धोखाधड़ी के शिकार होने की आशंका बनी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2001 में यथोचित संशोधित करते हुए प्रभावी कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश की नव सृजित 57 पंचायत समिति मुख्यालय पर आम जन की सुविधा के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए CBO, CDPO व BCMHO कार्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु मैं विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की सूची सदन की मेज पर रख रहा हूं। राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों के विभागीय पदोन्नति संबंधी समस्या दूर करने के लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए सक्षम प्राधिकरण द्वारा एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स में निश्चित समयावधि में टिप्पणी का अंकन नहीं किए जाने की दिशा में ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल प्रणाली अपनाई जाएगी। आवश्यकता होने पर वर्ष में दो बार विभागीय पदोन्नति समिति DPC की बैठक आयोजित की जा सकेगी। विभागीय स्तर पर ही DPC की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। भविष्य में प्लेसमेंट एजेंसी ठेका प्रथा के माध्यम से विभिन्न विभागों में लगे हुए कर्मियों की मांग को देखते हुए उन्हें भी नियमित भर्तियों में अन्य सुविधा कर्मियों के अनुरूप 10, 20, 30 बोनस मार्क देने का प्रावधान किया जाना की घोषणा करता हूं। हमारी सरकार पर जल्द राजकीय पेंशनर एवं उनके परिवार के प्रति संवेदनशील है। वर्तमान में RGST के अंतर्गत कैशलेस निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु पेंशनर के परिवार में स्पाउस एवं विकलांग पुत्र पुत्री ही सम्मिलित है। मैं पेंशनरों की मांग को ध्यान रखते हुए राज्य कर्मचारियों के परिवार में पात्र सदस्यों की भांति पेंशनर के परिवार के आश्रित डिपेंडेंट सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 157 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। प्रदेश के विभिन्न बोर्डों, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाओं जैसे RSMM, RTTC, तिलम संघ, विद्युत कंपनियों एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्मिकों द्वारा मेरे समक्ष पेंशन न मिलने अथवा पेंशन के विकल्प संबंधी समस्या लाई गई है। ऐसी राजकीय संस्थानों में पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान की दृष्टि से परीक्षण कराकर समुचित निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्था आदि में ड्यूटी पर कार्य करते हुए कार्मिक के पूर्णतः निःशक्त अयोग्य होने एवं साथ ही उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिए जाने पर उनके आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति दिए जाने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश के नगरीय निकायों के कार्मिकों के वेतन भत्तों के चुकाने हेतु चुंगी पुनर्भरण अनुदान के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष में निकाय के निजी आय को समायोजित करते हुए गैप फंडिंग के आधार पर एक बारी अनुदान उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इस हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आगामी वर्ष से परम विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 2 लाख रुपए, अति विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 1 लाख रुपए, विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 75,000 रुपए, सेवा मेडल धारक को 50,000 रुपए तथा मेंशन इन डिस्प्ले धारकों को 25,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
मैंने अध्यक्ष महोदय, मैंने दिनांक 23 फरवरी 22 को वर्ष 22 बजट माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करते समय 1 जनवरी 2004 उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए भी आगामी 1 अप्रैल 22 से पूर्व पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी, जिसका कार्मिकों के साथ ही आमजन द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वागत किया गया है। मैं माननीय सदन का ध्यान 1 जनवरी 4 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों की नेशनल पेंशन स्कीम संबंधी समस्याओं इनके समाधान हेतु ओपीएस लागू करने का औचित्य मुख्य रूप से माननीय नेता प्रतिपक्ष आपके लिए है, क्योंकि आपने उस वक्त में शंकाएं प्रकट की थी कि इनका पैसा क्या होगा, इनको पैसा कटौती होगी नहीं होगी, वापस मिलेगी, जमा होगा, उसका क्या होगा, बहुत शंकाएं प्रकट की थी। आज मैं चाहता हूं कि मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं नेता प्रतिपक्ष की भावना का सम्मान करते हुए और मैं सदन के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बताऊं कि वास्तव में इसका औचित्य क्या है। जैसा कि विदित है, पुरानी पेंशन प्रणाली को दिसंबर 3 में एनडीए की केंद्र सरकार द्वारा समाप्त कर 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू की गई थी। इस प्रकार लागू की गई नई पेंशन प्रणाली से कर्मचारी वर्ग एवं उनके परिवार में भविष्य को लेकर इनसिक्योरिटी का भाव पैदा हो गया। वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत 5,22,962 कार्मिक कार्यरत थे। अभी तक 2,146 कार्मिक एनपीएस से एग्जिस्ट हो चुके हैं, जिन्हें केवल नाम मात्र की पेंशन राशि मिल रही है। एनपीएस के बारे में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा भी केंद्र सरकार से इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने हेतु आग्रह किया गया था। एनपीएस के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी केंद्र सरकार से इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की एक बात तो ये कि उम्मीदवार कमीशन खुद ही कह रहा है कि आप इसको वापस देखो। साथ ही सीएजी की रिपोर्ट संख्या 13 वर्ष 20 में भी नई पेंशन प्रणाली की प्रभावशीलता तथा इसके अंतर्गत कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि की गारंटी को लेकर, साथ ही इसके अंतर्गत कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी को लेकर सवाल उठाए गए थे। इस मुख्य बिंदु निम्न है जो सीएनए जी ने कहा है और जिसके लिए हमारे राजस्थान के ब्यूरोक्रेट रहे हुए जो सीएजी बने गए थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इसके खिलाफ में। आपको जान के आश्चर्य होगा, सुखद आश्चर्य होगा कि आर्टिकल लिखने वाला जो व्यक्तित्व है वो खुद ही, जो मैं पढ़ रहा हूँ आगे, इनकी रिकमेंडेशन की एज ए सीएजी रिटायर होने के पहले, और वो आर्टिकल लिख रहे हैं कि ये ऐसी लागू नहीं होनी चाहिए, मेरी समझ के परे हैं। पता नहीं वो किनके दबाव में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, मेरी समझ के परे। हो सकता है कि दिल्ली से दबाव पड़ा हो केंद्र सरकार का कि आप आर्टिकल लिखो जिससे कि मामला कोई बैलेंस हो। मजबूरी है, करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। मोदी जी को भी, सब राज्यों को भी रोक नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 बातें बता के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट मामला है कि इसमें मानव अधिकार आयोग कह रहा नंबर 1, सीएजी क्या कह रहा आप सुनिए। नई पेंशन के लागू होने के 15 वर्षों बाद भी, नई पेंशन लागू होने के 15 वर्षों बाद भी इसके तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों तथा सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बताइए आप, नंबर 1। वही सीएजी कह रहा, दूसरा पॉइंट कह रहा है इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस योजना का प्रत्येक 2 वर्षों में कोई बीमांकित मूल्यांकन किया गया है तथा नई फंड की व्यवहारिकता वायबिलिटी के आंकलन हेतु कोई पद्धति अथवा तंत्र अपनाया गया है। इस योजना के 3 नंबर, इस योजना के लागू होने के 15 वर्षों के बावजूद भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि पात्र कर्मचारियों को इस योजना के तहत 100% कवर किया जाएगा।
नंबर 5 में ये भी है, जल थल वायुसेना के कार्मिकों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू नहीं की गई। क्यों? और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको जो है जल थल वायुसेना वालों को तो पुरानी पेंशन, और BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB इत्यादि कार्मिक वो भी यही काम करते हैं, उन्हें भी NPS के तहत कवर किया गया। उनको ओल्ड एज पेंशन लागू नहीं रखी उनके लिए। केंद्र राज्य सरकारों के कर्मचारी जो पूर्ण प्रतिबद्धता कार्य करते हैं, निर्वहन करते हैं अपने कर्तव्यों का, ऐसी स्थिति में 2 अलग अलग प्रकार की पेंशन प्रणाली रखना न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध भी है। ध्यान देने लायक बिंदु यह भी है कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, सेकेंड नेशनल जुडिशियल कमीशन ने भी 6 फरवरी 20 को दी गई अपनी रिपोर्ट में इसे अनुपयुक्त मानते हुए न्यायिक कर्मचारियों के लिए, जजेज, तमाम जजेज के लिए, सबके लिए ओल्ड पेंशन लागू करने की सिफारिश की है। ह्यूमन कमीशन, जुडिशियल कमीशन और CAT। जो कार्मिक अपने जीवन के 35 वर्ष सरकारी जन सेवा को समर्पित करता है, उसके लिए सरकार का दायित्व है कि उसे रिटायरमेंट होने पर उसे आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिले। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि ऐसा प्रावधान करने पर ही कार्मिक अपने सेवा काल में, अगर उसको सिक्योरिटी मिलेगी तो ही कार्मिक अपने सेवा काल में पूर्ण मनोयोग से सुशासन के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर सकेगा। तथा एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि OPS का प्रावधान होने पर सरकारी सेवाओं में प्रतिभाशाली युवाओं का रुझान बढ़ने से सेवाओं की गुणवत्ता बनी रह सकेगी। पुरानी पेंशन प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि इससे सरकारों पर वित्तीय भार बढ़ेगा। जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि आपने तो कर दिया, रोएंगे उस वक्त में 2000 पता नहीं कब 38 में रोएंगे, जनता से टैक्स वसूल होगा। इसका मतलब आप ओल्ड एज पेंशन के खिलाफ हो, आप लोग सब बैठे हो, खिलाफ हैं आप लोग। खुल के कहो खिलाफ है हम लोग, खुल के नहीं बोलते आप लोग, खुल के बोल नहीं रहे हो। टैक्स का पैसा जाएगा उस वक्त में किसको जाएगा? ये तो मैनेजमेंट है, बिना केंद्र सरकार के, बिना राज्यों के फिस्कल रेवेन्यू संबंधित पैरामीटर जो है उसके अलावा कोई कर ले ही नहीं सकता है, तो कैसे जाएगा, कैसे आएगा? नंबर 1। नंबर 2, 70 साल तक वो रही है, 50 साल तक वो रही होगी, पहले दूसरी स्कीम थी, उसमें कोई पूछेगा देश यहाँ तक पहुंचा है, उसमें कर्मचारियों के भूमिका भी रही होगी, वही अधिकारी, वही कर्मचारी, उन्होंने गवर्नेंस करी है देश के अंदर, वहीं आज देश यहाँ तक पहुंचा है। तो आप ये क्यों मान लेते हो कि उस वक्त में बहुत तकलीफ आएगी? ये तो जितना गहरे में जाओगे, मैं समझता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप भी, क्यों आप भावुक भी हो, कई बार भावुक होते होते आप लोग उछल जाते हो, अलग बात है, आप भी कन्विंस होंगे कि वास्तव में फैसला ठीक किया, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। ये मानवीय दृष्टिकोण से किया हमने, सोशल सिक्योरिटी से किया हम लोगों ने फैसला। इतना भयंकर वेलकम हो रहा है इसका, कोई सोच नहीं सकता। आंखों में आंसू आ रहे लोगों के, उनके परिवारों के, बच्चों के, बुजुर्गों के, सोच नहीं सकता, रिश्तेदारों के भी, क्योंकि आपने इंश्योर कर दिया, इनको पता नहीं उसका क्या होगा। और पैसा कहाँ लगा? शेयर मार्केट के अंदर। पता नहीं स्कीम किसने बनाई वाजपेयी जी के वक्त में, क्या सोच के बनाई, मेरे समझ के परे हैं। म्यूचुअल फंड, आप बताइए, पता नहीं नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, उसके आधार पर उसकी पेंशन तय होगी, उसकी उस वक्त में पेंशन होगी। ये पता नहीं कि जो पुरानी पेंशन है वो भी अभी 2050 तक लागू रहेगी। जो 2003 में कर्मचारी बने हैं और 2004 में बने 1 जनवरी को, इतना ही फर्क है। जो आज नई पेंशन वाले लोग हैं और उनके अगर पिछले महीने में नौकरी लग गई उसकी, उसको मिलेगी ओल्ड पेंशन मिलेगी। वो रिटायर कब होगा? 2004 वाला होगा, उसके 1 साल पहले होगा। कोई सोच नहीं रहा है। पुरानी पेंशन प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि इससे सरकारों में वित्तीय भार बढ़ेगा तथा विकास एवं जन कल्याण के कार्य प्रभावित होंगे। यहाँ यह तथ्य समझना जरूरी है कि जब पुरानी पेंशन प्रणाली लागू की गई थी
थी, जब पुरानी पेंशन प्रणाली लागू थी तो उस समय भी प्रत्येक क्षेत्र में शानदार प्रगति हुई देश में। पुरानी पेंशन प्रणाली पुनः लागू करने के कारण कोई तरह का विकास व जन कल्याण के कार्य में कटौती कोई प्रस्ताव हमने नहीं करी है। मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों ने 1 अप्रैल 22 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कटारिया साहब, ये आपके पॉइंट का जवाब दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना कृपा करके। मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों ने 1 अप्रैल 22 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती के बारे में संशय होना स्वाभाविक है। इस भ्रांति को समाप्त करने की दृष्टि से अब मैं 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10% की मासिक कटौती को 1 अप्रैल 22 को देय वेतन, मतलब 1 अप्रैल आने वाली को समाप्त करने की घोषणा करता हूं। साथ ही कार्मिकों से पूर्ण की जा चुकी कटौती को, उनमें से पेंशनर मेडिकल फंड RGHS फंड की राशि समायोजित करते हुए कर शेष राशि उनके रिटायरमेंट के समय GPA पर दे इंटरेस्ट रेट के साथ एक मुश्त जोड़ा जाना प्रस्तावित करता हूं। 1 अप्रैल 22 से NPS के अंतर्गत होने वाली कार्मिकों की प्रति माह 10% कटौती बंद होने से अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा, मतलब 1 तारीख से ही मिलने लग जाएगा, 1 तारीख से और इसमें पता नहीं आप देखेंगे इसका जो फायदा है वो क्या मिलेगा, वो कल्पना नहीं कर सकता उनको। 25,000 से लगाए कि 60,000 तक, और मोदी जी ने जिस दिन कर दिया ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए तो उनको अलग मिलेगा, अभी तक उन्होंने किया नहीं है। ये उनको पता नहीं है कि 2004 वाले जो कर्मचारी अधिकारी हैं ऑल इंडिया सर्विसेज वाले, ये 30 साल बाद में रिटायर होंगे ना तो कैबिनेट सेक्रेटरी भी होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी होंगे, और उस वक्त की स्थिति बनेगी जो आज हमने किया है वो काम फिर अपने हाथ से करेंगे बैक डेट के अंदर। अच्छा है मोदी जी को टाइम रहते हुए हमारे फैसले को मानते हुए डिक्लेयर करना चाहिए पूरे देश के अंदर। तो अध्यक्ष महोदय, ये वेतन बढ़ोतरी कर्मचारी की वरिष्ठ आधार पर मासिक 2,300 से लेकर 10,000 रुपये से अधिक तक रहेगी। मासिक 2,000 से 10,000 प्रति माह। हमारे सभी कार्मिकों को OPS के अंतर्गत लाने के निर्णय के पश्चात मुझे खुशी है कि अब छत्तीसगढ़ ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी है तथा कई अन्य राज्य भी इस संबंध में परीक्षण कर रहे हैं। अन्य राज्यों के कार्मिकों के साथ साथ केंद्रीय, सेंट्रल एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों को रिटायरमेंट पश्चात आर्थिक सुरक्षा गारंटी प्राप्त हो सके, इस हेतु मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि वह भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी माननीय सदस्यों को कैलाश मेघवाल जी के कॉलेज की बात, तो आपका तो इशारा बहुत होता है, आप देख नहीं रहे थे, आप खड़े हुए तो कम से कम तालियां इधर से भरी थी। जब मैं अंदर घुस रहा था तो मैं नोट कर रहा था ताली इधर से क्यों भर रही है, उधर से क्यों नहीं भर रही है, समझ गए? अरे सर बुजुर्ग हैं और इन्होंने 5 साल तक हाउस चलाया है। मेरी शिकायत इनसे अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार इन्होंने भूमिका निभाई अपनी लॉयल्टी रखते हुए आप लोगों के साथ में, ये वो व्यक्तित्व है जिसने परवाह नहीं करी हम लोगों की। मेरी शिकायत इनसे थी उस वक्त में भी।
इसलिए तो अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आपने मुझे अवसर दिया बोलने का भी, और माननीय सदस्य ने बहुत जम के तो अपनी बातें कही। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अंतिम में वापस विश्वास दिलाता हूँ कटारिया साहब को, तमाम हमारे साथियों को जो पक्ष में विपक्ष में हैं, आप निश्चिंत रहें, निश्चिंत रहें, निश्चिंत रहें। ये बजट जो है प्रस्तुत किया गया है, कमिटमेंट के साथ किया गया है, इसको हम लागू करके रहेंगे, लागू करके रहेंगे, लागू करके रहेंगे। धन्यवाद। राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022। प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, विपक्ष में ना कहें, जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान विनियोग संख्या विधेयक 2 2022 पारित किया गया। राजस्थान वित्त विधेयक 2022। प्रश्न है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2022 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो पक्ष में ना कहें, जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान वित्त विधेयक 2022 पारित किया गया। माननीय सदस्य, आज सुबह चूरू के माननीय सदस्य ने एक प्रश्न रखा था सालासर के मंदिर के संबंध में। मैंने कुछ व्यवस्था दी थी, मुझे ध्यान में कुछ आप बात लाए। मैं आपकी भावना को समझते हुए राजस्थान सरकार के पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को कहूंगा कि भावनाओं को समझते हुए इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो, ये बात मैं उसमें करेक्ट करना चाहता था, ये निवेदन करना चाहता हूँ। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 22 मार्च 2022 के प्रातः 11 बजे तक के लिए